हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप मित्रा। तो हम सीरीज कर रहे थे 1000 क्वेश्चंस की। आज ये उसकी सेकंड क्लास है। एक बात और आप सभी बोल रहे थे, ये जो क्लास है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के जो एग्जाम हुए हैं 2025 में, सिर्फ और सिर्फ 2025 में उसी के क्वेश्चंस है, पीछे के क्वेश्चंस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नॉन टीचिंग में जो इंग्लिश सेक्शन में क्वेश्चन आए वो नहीं करेंगे, या फिर आप नॉन टीचिंग से है तो टीचिंग वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे। आपको सभी करने हैं इफ यू वांट टू अचीव गुड मार्क्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101. Part of a sentence are given below in jumbled order. Arrange the parts in the correct order to form a meaningful sentence. ये jumbled है। The moon satellites besides today has the earth. ऑप्शन हमने देख लिया एंड लास्ट है many. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट द मून हो सकता है और द अर्थ हो सकता है। अगर द मून और वर्ब आ रही है हैज, यानी द मून हैज या फिर द अर्थ हैज, ये दो हो सकते हैं क्योंकि हमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, एफ से स्टार्ट है या फिर ए से। देखिए एफ से कहीं स्टार्ट नहीं हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। पहले सब्जेक्ट ही आएगा तो ये इसका आंसर है, बाकी सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। बाकी पढ़ भी लेते हैं एक बारी हम। द अर्थ हैज, द अर्थ हैज, क्या है अर्थ के पास, सैटेलाइट्स, बिसाइड्स। बिसाइड्स का क्या मीनिंग होता है, एक होता है बिसाइड जिसमें एस नहीं आता हूं, बिसाइड का मीनिंग होता है के बगल में, लाइक आपके बगल में कोई बैठा है। और बिसाइड्स का मीनिंग होता है एक्स्ट्रा, यानी कि हिंदी में देखें तो के अलावा। ठीक है, तो द अर्थ हैज, एक मिनट पेन, द अर्थ हैज, द अर्थ हैज मैनी सैटेलाइट्स बिसाइड्स द अर्थ। बचा क्या टुडे, तो टुडे पहले आ जाएगा। हाँ टुडे पहले आएगा तो ऑप्शन डी से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि टुडे लास्ट में नहीं लगा सकते। टुडे द अर्थ हैज, डी से स्टार्ट होना चाहिए। डी एरा, उसके बाद द अर्थ एफ दोनों में ही है, हैज ई दोनों में ही है। टुडे द अर्थ हैज मैनी सैटेलाइट्स, उसके बाद जी, डी एफ ई जी दोनों में है, मैनी सैटेलाइट्स। देन बी है या सी है, बी में क्या है, मैनी सैटेलाइट्स, यही आंसर है आपको सेकंड। टुडे द अर्थ हैज मैनी सैटेलाइट्स बिसाइड्स द मून। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ब्यूरोक्रेसी, कैमोफ्लेज, ट्रैंक्विलिटी एंड परजर्वेरेंस। तो पहले की करके मीनिंग देखते हैं। ब्यूरोक्रेसी आपको पता है, जो सिविल वर्क होता है वो होता है ब्यूरोक्रेसी, लीगल होता है। देन है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मीनिंग क्या होता है, हम किसी चीज को छुपाना, कंसील करना, कवर करना और लाइक हाइड करना, उसको कहते हैं कैमोफ्लेज। ठीक है, आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, कैमोफ्लेज। कॉलीफ्लावर से तो साइंस नहीं बनेगा, आप याद करके देखिए। कैमोफ्लेज यानी कि हाइड करना, कंसील करना, कवर करना। ठीक है, देन नेक्स्ट है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी किसे बोलते हैं, जब शांति के लिए मोटिवेट किया जाता है, पीस के लिए, पीस को बोलते हैं, शांति को बोलते हैं कंपोजर यानी कि शांति। ट्रैंक्विलिटी यानी कि शांति, पीस। देन नेक्स्ट है परजर्वेरेंस। ये स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग क्या होती है देखते हैं। PERSE, VE, यहाँ E गलत है, RANCE। ये सही स्पेलिंग है इसकी, ई की जगह ए आएगा। ठीक है, इसका क्या मीनिंग होता है, लगातार मेहनत करना।
आप कुछ भी काम कर रहे हो उसके लिए कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर रहे हो, उसको बोलते हैं परसेवरेंस। इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, और एक अच्छा सा वर्ड है टेनेसिटी, टेनेसिटी, ये इसके सिनोनिम है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। तो गलती कहाँ थी? डी में, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर है। 103 में इडियम पूछा है, हर्ष वॉज सो टायर्ड मीन्स थका हुआ आफ्टर वर्किंग लेट दैट ही डिसाइडेड टू डैश एज सून एज ही गॉट होम। हर्ष जो था वो बहुत थका हुआ था, तो उसने डिसाइड किया जैसे वो घर जाएगा वो क्या करेगा? पुल समवन लेग्स, मतलब किसी का मजाक उड़ाना। बी अ ब्लेसिंग इन डिस्क्यूज, यानी कि आपका बहुत खराब समय चल रहा है उसमें भी कुछ अच्छा हो जाना। स्प्लिट हेयर मीन्स छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करना, लड़ना। हिट द सैक यानी कि गो टू बेड, तो वो क्या करेगा? बेड पर जाएगा। तो आंसर 4 इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 104, ये जंबल सेंटेंसेस में 6 सेंटेंस है जिसमें 1 और 6 फिक्स है, ठीक है। ऑप्शन एक बार देखते हैं, क्यू क्यू आर एस, यानी पी से स्टार्ट नहीं होगा। चलो इसको पढ़ते हैं हम। प्रोवर्ब कंटेन होमली बट यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि जो प्रोवर्ब किसे कहते हैं? कहावत है जो हम घर में बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि जो प्रोवर्ब है वो हमको घर जैसी लगती है कि लाइक घर की बातें हैं, घर के लोगों की, लेकिन बट वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो सच्चाई है यूनिवर्सल की। दे पॉइंट आउट द इनकॉन्ग्रुइटीज ऑफ सिचुएशन इन लाइफ। इनकॉन्ग्रुइटीज का क्या मतलब है? लाइक कुछ जो अजीबपन, लाइक स्ट्रेंज बातें होती है ना, स्ट्रेंज थिंग्स होती हैं, स्ट्रेंज को बोलते हैं मोस्टली, ठीक है। दे पॉइंट आउट द इनकॉन्ग्रुइटीज ऑफ सिचुएशन इन लाइफ, यानी कि दे किसके लिए बोल रहे हैं? प्रोवर्ब्स के लिए। प्रोवर्ब्स क्या करता है? जो हमारी लाइफ की कुछ स्ट्रेंज बातें होती है ना, उस सिचुएशन को पॉइंट आउट करता है, हाईलाइट करता है, ठीक है। नेचुरली therefore they are translatable from one language to another। आपने देखा होगा प्रोवर्ब जो कहावतें हैं वो अलग अलग भाषाओं में है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें, जैसे इंग्लिश में ही देख लो, कोई प्रोवर्ब है, हिंदी में उसको अलग तरीके से बोल रहे हैं, हिंदी में उसको अलग तरीके से इंग्लिश में अलग तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन प्रोवर्ब का मीनिंग सेम है। तो ये बोल रहे हैं कि नेचुरली ये जो है ना ट्रांसलेट हो जाते हैं आराम से एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, लेकिन उनके मीनिंग चेंज नहीं होते। देयरफॉर देयर अपील इज डायरेक्ट, इसलिए इनका जो अपील है ये इफेक्ट के लिए यूज हो रहा है कि इनका जो इफेक्ट है ना वो डायरेक्ट होता है, बिना ऐसे कुछ घुमाए बिना, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैड देयर बर्थ इन फोल्क लिटरेचर, उनमें से बहुत सारे लोगों का जो बर्थ है वो फोल्क लिटरेचर में हुआ है। किसका बर्थ है हमको नहीं पता, अभी हम सेंटेंस वाइज पढ़ रहे हैं। दे आर एवरी मैन्स फिलोसॉफी, ये जो है ये हर आदमी की या हर इंसान की फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी क्या होती है? दर्शन। तो फिलोसॉफी किसकी बात हो रही है? फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या होना चाहिए। पहले ऑप्शन हमने देखे थे क्यू क्यू आर एस, ये फिट है, ये तो फिक्स है कि पहले ऐसा आएगा। प्रोवर्ब जो है कंटेन कर जो होमली जैसे लगते हैं लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। दे पॉइंट आउट द, देखिए प्रोवर्ब जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। मैनी ऑफ देम हैड देयर बर्थ इन फोल्क लिटरेचर, हमें जितने भी प्रोवर्ब है, ईडियम है, ये सब हमने कहाँ पढ़े? जो लिटरेचर होता है उसमें पढ़े। तो इसमें ओरिजिन यहीं से ही हो रहा है कि बहुत सारे जो प्रोवर्ब्स है ना जो हमको होमली फील होते हैं लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो ज्यादातर फोक लिटरेचर से ही आए हैं, ठीक है। फोक लिटरेचर से आए हैं। और उसके बाद दे पॉइंट आउट द इनकॉन्ग्रुइटीज ऑफ सिचुएशन इन लाइफ, वो क्या करते हैं प्रोवर्ब? जो हमारी लाइफ की जो स्ट्रेंज सिचुएशन है उसको पॉइंट आउट करते हैं, उसको हाईलाइट करते हैं। एस तो ये तो है ही, देन इसमें भी एस और पी, इन दोनों का सेंस बनेगा। देखते हैं कि एस और पी है। एस पी, हाँ एक ही में एस पी, आगे भी पढ़ लेते हैं एस पी।
Proverbs contain homely but universal truth. Many of them had their birth in folk literature. ज़्यादातर proverb folk literature से ही आए हैं. वो क्या करते हैं, हमारी जो पॉइंट आउट करते हैं हमारी सेम सिचुएशन ऑफ लाइफ को. उनकी जो अपील है वो डायरेक्ट है. वो हमारी सिचुएशन को पॉइंट आउट करते हैं क्योंकि उनकी जो अपील है वो डायरेक्ट है हमारी लाइफ पे. क्यों डायरेक्ट है? क्योंकि वो ट्रांसलेटेबल है लैंग्वेज टू लैंग्वेज. ठीक है, तो डी ही इसका राइट आंसर है 4. आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है. इनएविटेबल, वल्नरेबल, इन्यूमेरेबल एंड मैनेजेबल. आइए पहले इनके मीनिंग देखते हैं, उसके बाद स्पेलिंग देखेंगे. इनएविटेबल उसे कहते हैं जिसको आप रोक नहीं सकते, जो होगा ही होगा. आपके फ्यूचर में क्या होना है आप रोक नहीं सकते. दिन के बाद रात होगी, यू कांट स्टॉप इट, ये होगा ही होगा. तो उसको क्या कह सकते हैं? इनएविटेबल, जो अवॉइड ना किया जा सके, जैसे अनअवॉइडेड या अनअवॉइडेबल. और क्या हो सकता है? जो किस्मत में है ही फेटेड. आगे आते हैं वल्नरेबल. इसका क्या मीनिंग होता है? जो चीज लाइक जिसपे आसानी से अटैक हो सकता है, जो चीज वीक हो, कमजोर हो. ठीक है. देन नेक्स्ट है इन्यूमरेबल. इसके स्पेलिंग गलत है, इसमें डबल एन आता है. मैं एक बार लिख के भी दिखा देती हूँ. इन्यूमरेबल, डबल एन आता है, इस बात का ध्यान रखना. ये देखो इसमें नंबर आ रहा है, नंबर का सेंस आ रहा है, यानी कि जिसको गिनना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो काउंटलेस है, जिसको आप नहीं गिन सकते. ठीक है, जो लिमिटलेस है. देन नेक्स्ट है मैनेजेबल, जिसको मैनेज किया जा सकता है. आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन का है ये. ही इज अकाउंटेबल टू हिज मास्टर. अकाउंटेबल का मीनिंग होता है जिम्मेदार, जवाबदेह बेसिकली. अकाउंटेबल के साथ 4 आता है. ठीक है, ये फिक्स है. अकाउंटेबल 4. अकाउंटेबल विद यानी कि जवाबदेह के साथ. सेंस नहीं बन रहा ऊपर एट, यहाँ कोई सेंस नहीं बन रहा. 4 ही आंसर. 107 आर्टिकल का क्वेश्चन है. माई सिस्टर इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग डेस्क पियानो. जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके साथ द आर्टिकल आता है. ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. She suffered from an uncontrollable urge to steal without need, which made it impossible for her to stop. ये बोल रहे हैं कि वो नहीं चाहती चोरी करना, लेकिन वो फिर भी चोरी कर रही है. एक बीमारी होती है लोगों को जिसमें वो चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद वो भूल भी जाते हैं, उनके कंट्रोल में नहीं होता. उसको बोलते हैं क्लेप्टोमानिया. ये इस बीमारी का नाम है जिसमें चोरी करने की गलत आदत होती है. द नेक्स्ट है प्लूटोमानिया. प्लूटो का मीनिंग होता है रिच. और एक बात, मानिया रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मेंटल या पागल. ठीक है, प्लूटोमानिया जो ऑब्सेस्ड होते हैं किससे? रिचनेस से, वेल्थ से ऑब्सेस्ड होते हैं कि हमें अमीर बनना है, पैसे चाहिए. ईगोमानिया, ईगो आ रहा है यानी कि जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं. देन नेक्स्ट है माइथोमानिया. आपने सुना होगा लाइक हम सीरियल देखते हैं, उस पर लिखा होता है मिथोलॉजी. वो किस लिए? क्योंकि वो जो झूठ हो, ठीक है, फेक हो, उसको बोलते हैं माइथोमानिया. आगे आते हैं 109 पे. इडियम बताना है. When सार्थक got a promotion after years of hard work, जब सार्थक ने बहुत मेहनत के बाद प्रमोशन लिया, his colleague said, उसके कलीग ने क्या कहा? कैप्टन स्टीफाबली भी बहुत आता है. इसका मतलब है कि कंट्रोल करना किसको? इमोशंस, टू कंट्रोल इमोशंस. देन नेक्स्ट है हिट द जैकपॉट, यानी कि लाइक सक्सेस पाना. तो ये कहा होगा. मेड अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, यानी कि छोटी बातों को बड़ा बना देना. ब्रेक द आइस, कम्युनिकेशन स्टार्ट करना. 110 सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. माय स्टूडेंट मेघा डांसेस. जो मेरी स्टूडेंट है मेघा, वो कैसे डांस करती है? फ्लस्टर्डली,
इसका मीनिंग होता है ऑकवर्ड, यानी कि बुरा, रूड सा। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आना चाहिए। पार्सिमोनियसली एंड प्लेंटिवली, मैंने पार्सिमोनियस का आपको बताया था कि वो पारसी बोलती है जिसके वजह से बड़ी दुखी है। ये एक लाइक स्टिंगली के लिए यूज होता है, यानी कि दुखी साउंड करना, ग्लूमी साउंड करना, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। देन नेक्स्ट है एलिजेंटली, यानी कि खूबसूरती से, अच्छे से। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पे। कॉम्प्रहेंशन पैसेज है और एक बार कॉम्प्रहेंशन पढ़ते हैं फिर उसका क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एन एसेंट्रिक ओल्ड बैचलर, एसेंट्रिक का मीनिंग होता है स्ट्रेंज या अजीब सा, या जिसका थोड़ा बिहेवियर अलग सा हो, ठीक है। ओल्ड बैचलर फ्रेंड ऑफ आर्स यूज्ड टू से, हमारा एक लाइक वो बता रहा है कि हमारा एक बैचलर फ्रेंड था जो थोड़ा अजीब सा था। वो क्या कहता था? दैट ही नेवर रीड लेटर्स, कि वो कभी लेटर्स नहीं पढ़ता। विच, कौन से लेटर्स नहीं पढ़ता? विच वर स्पन आउट बियॉन्ड अ सर्टेन लेंथ। स्पन का मीनिंग है अननेसेसरी, किसी चीज को बढ़ाना, ठीक है। तो उनका फ्रेंड कहता था कि वो उन लेटर्स को नहीं पढ़ता जो कि अननेसेसरी, लंबे लिखे हो। एंड इफ एनी पर्सन सेंट हिम वन विच ओवरस्टेप्ड द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, और अगर उसे कोई ऐसा लेटर भेज दे जो कि ओवरस्टेप्ड हो उसके प्रेस्क्राइब लिमिट से, यानी कि उसने सोच रखा, मान लो उसने सोचा है कि 10 लाइन का लेटर है तो पढ़ूंगा, 10 से ज्यादा लाइन होती है, तो अगर कोई ऐसा लेटर भेज दे, ही मेड अ पॉइंट ऑफ स्टॉपिंग एट द प्रॉपर प्लेस लिविंग द रेस्ट अनयूज्ड, तो वहीं पे वो उस लेटर को पढ़ना छोड़ देता था बिना यूज के, ठीक है। दिस वॉज सर्टेनली अ समरी मोड ऑफ प्रोसीडिंग। उसने बोला कि वो लेटर नहीं पढ़ता था, छोड़ देता था। ये क्या था? उसका समरी मोड। समरी मोड क्या? शॉर्ट मेथड, या फिर मतलब उसने सोच ही रखा था, डायरेक्ट मेथड था कि हाँ लेटर छोटा होगा मैं पढ़ूंगा, बड़ा होगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। एंड द अकाउंट मेड हिज हियरर्स लाफ हार्टली, यानी कि जो सुनने वाले थे ना उस बात को, जो उनका बैचलर बताता था, जो वो सुनते थे वो काफी ज्यादा हंसते थे इस बात पे। वन ऑफ देम इंटीमेटिंग दैट स्पीकर हैड नॉट मेनी लेडीज अमंग द नंबर ऑफ हिज कोरेस्पोंडेंस, उन सुनने वालों में से ही एक ने कहा कि शायद ना इसके पास जो लेटर्स लिखते थे उसमें लेडीज नहीं होगी, तब ये उसको लेटर पढ़ना पसंद नहीं था। अगर लेडीज होती ना तो खुश होके पढ़ता। आई हैव नॉट, ही सेड इन रिटर्न, उसने कहा कि हाँ मेरे पास नहीं थी। बट इफ आई हैड आई शुड डिस्पोज ऑफ देम मच मोर क्विकली, लेकिन अगर लेडीज होती उसमें तो मैं उन लेटर्स को और जल्दी डिस्पोज कर देता, मतलब बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, ठीक है। आगे है हाउ सो इंक्वायर्ड द लेडी, लेडी ने पूछा अच्छा ऐसा क्यों? वुड यू बर्न देयर लेटर्स विदाउट रीडिंग, क्या तुम उनके जो लेटर्स है बिना पढ़े ही बर्न कर दोगे, जला दोगे? नॉट सो मैडम वाज द आंसर, तो उसने कहा था नहीं तो। इन मोस्ट केसेस आई वुड रीड द पोस्ट स्क्रिप्ट ओनली, तो उसने कहा कि नहीं, मैं जो ज्यादातर केसेस उसमें मैं क्या करता, पोस्ट स्क्रिप्ट पढ़ता। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होती है? लेटर पूरा खत्म हो जाता है, लास्ट में लिखा होती है कोई एक मेन लाइन, या फिर योर सिंसियरली, या फिर योर डियर, इस तरह उसको कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। आई शुड दिस विदाउट ट्रबल अराइव एट द ओनली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लेटर, इससे क्या होता है कि मैं बिना किसी परेशानी के जो इम्पोर्टेंट पार्ट है लेटर का वो पढ़ लेता। द मेजोरिटी ऑफ लेडीज डू नॉट रिमेंबर व्हाट दे आर राइटिंग अबाउट टिल दे हैव कंक्लूडेड, उसका मानना है कि जो लेडीज है जो वो लेटर्स लिखती है तो उनको याद नहीं होता कि उनको क्या लिखना है, जब वो कंक्लूजन पे पहुंचती है तो उनको याद आता है अच्छा मुझे तो ये लिखना है। देन जस्ट रिकलेक्टिंग देमसेल्व्स और परहैप्स आस्किंग द क्वेश्चन इन देयर माइंड्स व्हाई दे राइट एट ऑल, इट इज रिकॉल्ड टू देयर मेमोरी एंड देयर यू हैव इट, तो वो यही बात है कि उनको लास्ट में याद आता है कि मुझे क्या लिखना है। Besides, the letter of ladies are always such an unreasonable length. बोल रहे इसके अलावा जो लेडीज के जो लेटर है ना उनकी मतलब जो उनकी लेंथ है वो फालतू में लंबी होती है। नॉट कंटेंटेड विद द लिमिट्स ऑफ द पेपर, दे हैव चूजन टू स्पॉइल, दे क्रॉस एंड रिक्रॉस इट
till it becomes one undistinguishable mass of illegible writing only to be deciphered by one of themselves. कहाँ पढ़ लिया तो such an unreasonable length not contained with the limits of the paper, यानी कि पेपर के लिमिट्स तक नहीं रहते हैं. They have chosen to spoil, उन्होंने उसको उसको खराब करना, भरना, या फिर यही चुना है. They cross and recross it, ऊपर से वो ऐसे क्रॉस करती है, देन रिक्रॉस करती है, उसके बाद लास्ट में जाकर उनका पूरा होता है, वो भी इलेजिबल राइटिंग होती है, यानी कि उसको पढ़ना आसान नहीं होता, और ये लेटर सिर्फ वो खुद ही पढ़ सकती है. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं. The tone of the passage, particularly in the way the bachelor's behavior is described. जो पैसेज जिस तरीके से लिखा गया, टोन ऑफ पैसेज क्या थी? क्रिटिकल एंड जजमेंटल, melancholic and nostalgic, formal and academic, humorous and light-hearted. Critical and judgmental. यहाँ पे जो बात हो रही है फनी वे में हुई है. वो सिर्फ बता रहा था कि उसको लेटर्स पढ़ना पसंद नहीं है. फिर बाद में जो उसकी जो लेडीज क्लासमेट थी उन्होंने पूछा कि अच्छा क्यों नहीं पसंद. तो क्रिटिकल नहीं है, ना ही जजमेंटल है. फनी वे में हो जाता तो किसी का मजाक नहीं उड़ाया गया स्पेशली, तो ये नहीं हो सकता, ना ही वो किसी के कैरेक्टर को जज कर रहा था. मेलैंकोलिक एंड नॉस्टैल्जिक. मेलैंकोलिक यानी कि ग्लूमी, सैड. यहाँ कहीं सैडनेस की बातें नहीं हुई, ये भी नहीं हो सकता. फॉर्मल और एकेडमिक, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि एक इनफॉर्मल बिहेवियर था, सब बैठ के बात कर रहे थे. ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड, यस, हंसी मजाक की बातें चल रही थी, सब एक दूसरे से बात करके खुश हो रहे थे. तो इसका आंसर होगा. Which theme is the most prominent in this passage? Theme पूछिए. The importance of friendship and relationship, the burden of excessive correspondence and social life, the contrast between men and women in communication skills. Yes, इसमें बात हुई थी कि जो women है वो लेटर को लंबा खींच देती है जबकि मैन ऐसा नहीं करते. आगे आते हैं. The impact of literature on personal interaction. अच्छा सॉरी, उसका ऑप्शन था 113. What can be inferred about the bachelor's attitude towards letter from women? इन्होंने बोला कि जो बैचलर का एटीट्यूड था, बैचलर किसकी बात हो रही है? जो अपनी स्टोरी सुना रहा था, सबको नहीं शामिल किया गया, उसका एटीट्यूड क्या था वुमेन्स के प्रति लेटर के मामले में? He values letters from women more than from men. क्या वो ज्यादा वैल्यू कर रहा था? नहीं. He enjoys reading letters but dislikes writing responses. He finds long letters tedious and unnecessary. He believes letters should be preserved for historical purpose. उसको क्या लगता था? लंबे लेटर जो अननेसेसरी लिखे गए और टेडियस यानी कि थकाने वाले हैं. तो इसका आंसर होगा 114. एसेंट्रिक का मीनिंग पूछो. मैंने आपको एसेंट्रिक का क्या मीनिंग बताया था? स्ट्रेंज, यानी कि स्ट्रेंज बिहेवियर. वाइस एंड इंटेलिजेंट, अनयूजुअल और अनकन्वेंशनल इन बिहेवियर, वेल्थी एंड इन्फ्लुएंशियल, काइंड एंड जनरस. ये तीनों ही पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा? सेकेंड. 15. द लिटरेसी डिवाइस यूज्ड इन द लाइन बट आई शुड डिस्पोज ऑफ देम मच मोर क्विकली. इसमें लिटरेसी डिवाइस पूछा है. सिमिली का भी यूज करते हैं जब हम किसी को कंपेयर कर रहे हो. बेसिकली अगर लाइक या एज का यूज हो रहा है ना सेंटेंस में, तो सिमिली जैसे कि लाइक शी इज लाइक माई मदर और शी इज लाइक माई सिस्टर. तो कंपेयर हो रहा है कि वो मेरे लिए या मेरी माँ जैसी है, मेरी बहन जैसी है. लाइक या एज का यूज होता है तो वो सिमिली होता है. देन नेक्स्ट है हाइपरबोल. हाइपरबोल यानी कि बहुत ज्यादा बोल देना, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना अतिशयोक्ति, जरूरत से ज्यादा बोल देना, उसको क्या कहते हैं? जस्ट लाइक ओवर एक्सैगरेटेड. ओवर एक्सैगरेटेड, बड़ा चढ़ा के बोल देना. ठीक है. उसके बाद है मेटाफोर. मेटाफोर और सिमिली थोड़ा सेम होता है, लेकिन इसमें कंपेयर नहीं होता. इसमें ना लाइक कोई चीज है प्रेजेंट टाइम में, उसको प्रेजेंट टाइम से ही दूसरी चीज के साथ बिल्कुल कंपेयर
एकदम डायरेक्टली। लाइक सिमिल में क्या होता है, इनडायरेक्टली बोल देते हैं ये मेरी बहन जैसी है, लेकिन बहन नहीं है, बहन जैसी है। और मेटाफोर में डायरेक्ट बोलते हैं कि ये है। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज अ थीफ, समय चोर है। क्या समय सच में चोर है? नहीं है, बट वो डायरेक्ट बोल रहा है कि टाइम चोर है। ठीक है, तो ये होगा मेटाफोर। देन नेक्स्ट है आयरनी। आयरनी में क्या होता है, जब कॉन्ट्रास्ट होता है दो चीजों में। लाइक वो लोग क्या, लाइक जो उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे लेडीज, उन्होंने पूछा अगर किसी लेडी का लेटर होता तो वो क्या सुनना चाहते थे, तो तुम्हें और अच्छे से पढ़ता। लेकिन उसने कहा कि नहीं, अगर लेडी का लेटर होता ना तो तुम्हें और ज्यादा जल्दी उसको डिस्पोज करता। तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, एक ट्विस्ट आ रहा है, उसे कहते हैं आयरनी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। तो इसमें जो अंडरलाइन है वो है मीटिंग पॉइंट ऑफ लार्ज रिवर्स। द मीटिंग पॉइंट ऑफ लार्ज रिवर, जो लंबी लंबी नदियां होती हैं उनके मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, कॉन्फ्लुएंस। ये इसका राइट आंसर है। अगर हिंदी में देखिए तो आपने सुना होगा संगम, तो वही है कॉन्फ्लुएंस। कन्वर्जेंस का मीनिंग भी लाइक मिलना होता है, लेकिन ये नदियों के लिए यूज नहीं होता। जो नदियों के लिए परफेक्ट जो वर्ड है वो है कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, ट्रिब्यूटरी जो नदियां होती हैं उनकी मेन ट्रिब्यूटरी होती है। डिस्ट्रीब्यूटरी ये इसी का सब पार्ट है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आर्टिकल से क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज रिमार्केबली स्मॉल। स्टूडेंट्स है, नाउन है, तो आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। ऑप्शंस देखते हैं। एन क्यों नहीं होगा, क्योंकि एस जो है ये कांस्टेंट साउंड है और एन वॉल के साथ होता है। देन आप कंफ्यूज होंगे ए और द में। आपने अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी सुना होगा और द नंबर स्टूडेंट्स भी सुना होगा। एक बात आपको याद रखनी है, अगर ए के साथ, ए में आता है कई सारे, इट इज इन अ पॉजिटिव सेंस के बहुत सारे हैं। ए के साथ जो नाउन है वो प्लूरल होती है, प्लूरल नाउन यूज होती है, और वर्ब भी प्लूरल ही होती है। द के साथ नाउन प्लूरल होती है और वर्ब सिंगुलर होती है। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स नाउन प्लूरल है, लेकिन वर्ब इज आ रहा है जो कि क्या है, सिंगुलर। और अगर वर्ब सिंगुलर है तो क्या यूज होगा, द। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। द न्यू लीडर ऑफ द लेबर पार्टी स्पोक डैश एंड ऑथोरिटेटिवली। ऑथोरिटेटिव क्या होता है, जिसके पास पावर है, ताकत है। क्या बता रहा है, टोन बता रहा है कि मैं यहाँ का ओनर हूँ, मुझे सब पता है। इंस्टेड यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा है। इंस्टेड का मतलब होता है कि इसके बदले में ये कर लेते हैं। लाउडली टोन बता रहे हैं यहाँ पे कि जो न्यू लीडर था उसने कैसे बात की, लाउडली बात की है, एज इन अ पावरफुल वे, लाइक ही इज वर्किंग एज अ ऑथोरिटेटिव नाउ। ठीक है, नॉर्मली है नेवरदलेस। तो आंसर क्या होगा, सेकेंड। नेक्स्ट पे आते हैं। सम्राट became dash to watching thrillers, spending hours on Netflix every weekend without fail। जो सम्राट है वो क्या हो गया है कि थ्रिलर्स देखता है, बहुत सारे घंटे नेटफ्लिक्स पे बिताता है एवरी वीकेंड बिना उसको फेल किए। अटेंटिव, कन्फ्लिक्टेड, एडिक्टेड या कंफ्यूज्ड। अटेंटिव यानी कि ध्यान से, कन्फ्लिक्ट जो कि संघर्ष को बताता है, तो ये तो नहीं हो सकता। एडिक्टेड यानी कि आदत है, हैबिट बता रहे हैं कि हर वीकेंड पे वो नेटफ्लिक्स देखता है बिना मिस किए। ठीक है। कंफ्यूज्ड मीन्स परप्लेक्स्ड, ये वर्ड आता है, मैं लिख रही हूँ आपको। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है विजुअलाइज का। विजुअलाइज का क्या मीनिंग है, हम कभी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में ना उन चीजों को सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई टॉपिक है, कोई इडियम है, तो उसको क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, अपने दिमाग में सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, अपने माइंड में एक मैप बनाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, उसे कहते हैं विजुअलाइज।
एक्चुअलाइज क्या, जो रियलिटी है कि हाँ ये रियल में हुआ है। रिसीव पाना, एप्रिशिएट प्रेज करना, तारीफ करना। कंसीव, और ये स्पेलिंग गलत है, ई के बाद आई हो रहेगा। कंसीव, कंसीव का जो मीनिंग है वो होता है टू फॉर्म एन आइडिया इन माइंड, और विजुलाइज का मीनिंग भी इमेजिन होता है। तो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो बन रहा है वो कंसीव ही बन रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। 121 पे पैराग्राफ है एक, ए बी सी डी 4 सेंटेंस है। पहले देख लेते हैं किससे स्टार्ट हो रहा है। बी बी, सभी बी से स्टार्ट होंगे तो बी ही पढ़ लेते हैं पहले। तो चलिए लाइन से पढ़ते हैं सभी। However, in the wake of the diagnosis, she claimed that she had chosen to withdraw from chemotherapy and radiotherapy treatment and had instead embarked on a quest to heal myself naturally through nutrition, patience and determination and love. तो सेंटेंस ए में डायग्नोसिस किसे कहते हैं, किसी बीमारी का पता लगाना। तो किसी बीमारी का पता लगा होगा तो उसने ये बोला कि अपनी बीमारी को वो केमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, बेसिकली केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कैंसर के लिए यूज होती है। अगर कैंसर होता है किसी को तो उसमें इस्तेमाल होती है ये। तो उसने क्लेम किया, किसने क्लेम किया हमको नहीं पता, वैसे भी ए से स्टार्ट नहीं है, लेकिन चारों इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि उसने केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट छोड़ दी थी और नेचुरली अपने न्यूट्रिशन से, पेशेंस से और डिटर्मिनेशन और लव से अपने आप को ठीक किया। बी से स्टार्ट है। बैक इन 2013 a remarkable against all odds story of survival hit the headlines when a young woman launched what would become a best selling wellness app with advice on how she had beaten cancer। देखो कैंसर ही है। बोल रहे कि 2013 में एक रिमार्केबल अगेंस्ट ऑल ऑड्स स्टोरी ऑफ सर्वाइवल। ऑल ऑड्स का क्या मतलब है? ऑल ऑड्स मीन्स जो कभी हुई नहीं है, इम्पॉसिबल, जिसपे यकीन करना मुश्किल। एक ऐसी स्टोरी आई सर्वाइवल की। क्या थी उसमें? जब क्या हुआ कि एक यंग वुमेन थी, उसने लॉन्च्ड व्हाट वुड बिकम अ बेस्ट सेलिंग वेलनेस ऐप विद एडवाइस ऑन हाउ शी हैड बीटन कैंसर। तो बोल रहे उसमें क्या हुआ, एक यंग वुमेन थी, उसने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जो बाद में क्या बेस्ट सेलिंग ऐप बना। किस चीज में? हेल्थ में। और उसने बताया कि कैसे उसने अपने कैंसर को बीट किया। तो 2013 की बात हो रही है, 20 से स्टार्ट ही है। जस्ट 4 years अर्लियर इन 2009, यानी कि इसके 4 साल पहले, 2013 की बात हो रही थी ऊपर, 4 साल पहले क्या हुआ? 2009, यानी कि इसके बाद इसी का बनेगा। टाइम पीरियड चल रहा है। ऑस्ट्रेलियन ब्लॉगर बैली गिब्सन, ऑस्ट्रेलियन के एक ब्लॉगर है जिसका नाम है बैली गिब्सन, देन एज 20, जो कि 20 साल की थी, हैड बाय हर ओन अकाउंट been diagnosed with the malignant brain cancer and been given 6 weeks 4 months tops to life। तो उसने बताया कि एक ऑस्ट्रेलियन ब्लॉगर थी, उसने कहा कि डॉक्टर ने उसे ब्रेन कैंसर के बारे में बताया है और अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते और 4 मंथ का टाइम है। बी के बाद सी ही बनेगा। देखते ऑप्शन में बी और सी है, बी और सी दो में। आगे देखते उसके बाद क्या आएगा। ए बी सी हम पढ़ चुके, एक बार डी भी पढ़ते हैं। अमा सिंह 2 lakh fans online on Instagram। Then in its early days, जब इंस्टाग्राम शुरू ही हुआ था, जब इंस्टाग्राम का नया नया दिन था, तो उस टाइम जब उसने पोस्ट की तो उसके 2 लाख फॉलोअर्स हो गए। Who avidly followed her wellness journey, जिसने उसकी जो वेलनेस जर्नी थी, ठीक होने की जर्नी थी, उसको फॉलो कर रहे थे। She then launched a best selling wellness and nutrition app। उसके बाद उसने क्या, एक बेस्ट सेलिंग जो अभी चल रहा है ना एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। फॉलोड बाय अ कुकबुक कॉल्ड द होल पेंट्री, जो एक कुकबुक से फॉलो करती थी, इसका नाम था द होल पेंट्री, क्रेडिटिंग हर डाइट फॉर क्यूरिंग हर ऑफ अ टर्मिनल इलनेस एंड इंस्पायरिंग अदर्स टू फॉलो हर इन एंड एम्पावरिंग माई सेल्फ टू से माई ऑन लाइफ।
जो दूसरों को मोटिवेट कर रहे थे, इंस्पायर कर रहे थे कि आप भी जो है मेरी तरह अपनी लाइफ को बचा सकते हैं, इसको क्योर कर सकते हैं। हमने भी पढ़ा, जो इंट्रोडक्शन है बिल्कुल भी ये बात सी कि कैसे एक लड़की को बीमारी हुई थी। सी के बाद जब उसने बीमारी बताई कि हाँ मुझे बीमारी हुई थी, फिर उसके बाद डायग्नोज के बाद उसने ये क्लेम किया, शी क्लेम्ड कि मैंने अपनी बीमारी नेचुरली ठीक की थी। और उसके बाद जब नेचुरली ठीक हुई, उसकी जो भी जर्नी थी उसको 2 लाख लोगों ने फॉलो किया। तो BCAD, ये इसका राइट आंसर होगा 3। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दैट मोमेंट इन अ फुटबॉल मैच इज अ फ्लीटिंग टाइम, प्रीसियस एंड यूनिक। ऑप्शन देखते हैं, ईच, ऑल, हॉल एंड एवरी। दैट मोमेंट यानी कि जो भी मोमेंट है हमारी लाइफ के, हर मोमेंट क्या है, इन अ फुटबॉल मैच हर मोमेंट इन अ फुटबॉल मैच इज अ फ्लीटिंग टाइम, प्रीसियस एंड यूनिक। फ्लीटिंग मीन्स छोटा, जो कम समय के लिए रहे, यानी कि फुटबॉल मैच में जितने भी मोमेंट थे वो सब क्या थे, प्रीसियस थे और यूनिक थे। ईच इंडिविजुअल को दिखाता है, ऑल यानी कि सभी मोमेंट, हॉल यानी कि सारे, और एवरी मीन्स एवरी भी सारे। अब ऑल तो नहीं होगा क्योंकि ऑल मोमेंट यूनिक का सेंस आ रहा है। ईच एंड एवरी ये आपने दोनों पढ़ा होगा, इन दोनों में आप कंफ्यूज होंगे तो देखो बताती हूँ। जो ईच है वो इंडिविजुअल मोमेंट के लिए होता है, लाइक एक कोई 1 मोमेंट है, देन सेकंड है, देन 3 है। ये तीनों ही जो है ना, ये तीनों ही अलग अलग इंडिविजुअलिटी, प्रीसियस है, यूनिक है। एवरी ये कलेक्टिव के लिए आ जाता है, यानी अगर ये मान लो 3 है तो तीनों एक साथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे यूज है यूनिक का। यूनिक कोई एक पूरा ग्रुप यूनिक नहीं हो सकता, उसमें अलग अलग चीजें हैं, वो यूनिक है। तो आंसर क्या होगा, ईच। ईच मोमेंट इन अ फुटबॉल मैच इज अ फ्लीटिंग टाइम, प्रीसियस एंड यूनिक। ठीक है, आगे आते हैं 123 पे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल का क्वेश्चन है। The organizing secretary informed that there will be a meeting of the office bearers on second day on of every conference. इसमें आर्टिकल पूछा है सेकेंड डे से पहले जितने भी ऑर्डिनल एक्सप्रेशन होते हैं, ऑर्डिनल एक्सप्रेशन जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जितने भी ऑर्डिनल है उनके साथ द आता है और ये फिक्स है। ठीक है, ओहो एक मिनट, we were on the 124, right? ओके सो इसमें इडियम बताना है। The lawyer's aggressive tactics backfired in court, and by the end of the trial, he found himself trapped by the very strategy he had used against his opponent. एक लॉयर है, वकील था, उसके अग्रेसिव टैक्टिक्स क्या होता है, जो हम कुछ गलत चीजें करते हैं, लाइक क्यूनिंग वाली हरकतें करते हैं, चालाकी करते हैं, उसको कहते हैं टैक्टिक्स। वो बैकफायर्ड हो गए, यानी कि वापस उसी के ऊपर आ गए कोर्ट में। तो उसको क्या कहेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो उल्टा हम पे ही भारी पड़ गया। देखते हैं, प्लेड फास्ट एंड लूज, इसका मतलब होता है केयरलेस। कुछ काम है जो हम केयरलेस होके कर रहे हैं, और एक ये डिसऑनेस्टी में भी जाता है। द नेक्स्ट है was hoisted with his own petard,
यानी कि खुद की चाल खुद पे ही भारी पड़ जाना। लोअर टैक्टिस यूज कर रहा था और वो टैक्टिस उस पर उल्टा पड़ गए। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आगे भी देखते हैं। रोड रफ शोड ओवर, इसका क्या मतलब है कि किसी के साथ ना बहुत ही ज्यादा हर तरीके से बात करना, यानी बिहेव इन अ रूड वे। देन थ्रू डाउन द गॉन्टलेट, इसका मतलब है टू गिव चैलेंज। टू डाइन द गॉन्टलेट यानी कि किसी को चैलेंज देना। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 125 प्रोवर्ब से हैं। पढ़ लेते हैं। आफ्टर स्किपिंग हिज रेगुलर वर्कआउट रूटीन, after skipping his regular workout routine, he found himself doom scrolling through unhealthy diet trends and fitness shortcuts. Prove that inactivity often leads to unproductive or even harmful behavior. इसमें बोल रहा है कि किसी की बात हो रही है, उसने अपना वर्कआउट जो है स्किप किया, यानी कि वर्कआउट से फ्री हो गया। जब उसने वर्कआउट स्किप करना शुरू कर दिया तो क्या वो अनहेल्दी डाइट को फॉलो करने लगा, फिटनेस के शॉर्टकट ढूंढने लगा। इससे ये प्रूफ है, बोले कि प्रूफ है कि जब आपके पास इनएक्टिविटी होती है, यानी कि वर्क नहीं होता, आपके पास कोई काम नहीं होता, तो हमेशा क्या होता है, आपका बिहेवियर अनप्रोडक्टिव हो जाता है और हार्मफुल हो जाता है। तो इसका प्रोवर्ब देखते हैं इसमें क्या होगा। अ ड्रोनिंग मैन विल क्लच एट अ स्ट्रो, यानी हमने हिंदी में सुना है ना, डूबते को तिनका का सहारा, यानी कि जब हमारे पास हम बहुत ही टफ सिचुएशन में है तो कोई छोटी सी भी होप दिखेगी तो हम उसकी हेल्प लेंगे। तो इसका यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, यानी कि एक स्टोन है, यहाँ से रोल कर रहा है, यहाँ से रोल कर रहा है, यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो काम आपने कोई काम करना शुरू किया, देन उसको छोड़ दिया। सपोज जॉब है, आपने एक जॉब ज्वाइन की, आपको अच्छी नहीं लग रही, आपने छोड़ दी, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की। तो इस तरह से क्या हो रहा है, रोलिंग स्टोन है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उनके पास मॉस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर वेल्थ को इंडिकेट करता है कि उनके पास वेल्थ नहीं आती। द डेविल फाइंड्स वर्क फॉर आइडल हैंड्स, आइडल का यहाँ पे मीनिंग है फ्री हैंड्स, यानी कि खाली हाथ। अगर हमारे हाथ खाली है, हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हम क्या होंगे, अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। फैमिलिटीज ब्रीड कंटेम्प्ट, इसका मतलब है कि जब आप किसी से ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं ना, तो आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है, ये इसका मीनिंग है। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 126 पे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसको ना देख के सीधे यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन 4 से स्टार्ट करते हैं। रिगमैरोल, रिगमैरोल का मीनिंग होता है एक कोई चीज, कोई प्रोसेस है, वो बहुत लॉन्ग है, लंबा चल रहा है, बोरिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है। बेसिकली रिगमैरोल इज अ प्रोसेस, कैसा प्रोसेस जो काफी लॉन्ग है, बोरिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। देन है ब्लेसफेम, ये हमने काफी बार पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है, ये वो लोग होते हैं जो गॉड को अब्यूज करते हैं। ठीक है। दे शो इंसल्ट टुवर्ड्स गॉड, ये लोग गॉड पे यकीन नहीं करते। देन नेक्स्ट है एक्सटेंट, एक्सटेंट यानी कि बढ़ाना, खींचना, या फिर जो स्टिल अभी भी हमारे एग्जिस्टेंस में है, स्टिल इन एग्जिस्टेंस। एक्सटेंट, ब्लेसफेम एंड रिगमैरोल, ये तीनों स्पेलिंग सही है। देन नेक्स्ट आता है मेलफिसेंस। मेलफिसेंस का पहले मीनिंग देखते हैं। इसका मतलब होता है कोई चीज गलत तरीके से करना, रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट मैनेजमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड मेलफिसेंस मैनेजमेंट। इसकी सही स्पेलिंग है MELFEASANCE। मे बी इट कैन बी रिपीट, याद रखना इसमें ए और ई में गड़बड़ की है, ई पहले आएगा उसके बाद ए आएगा। मेलफिसेंस पहले ई फिर ए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 127 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है ये।
इसमें जो अंडरलाइन है वो है हाईली अनयूजुअल और हार्ड टू एक्सेप्ट, यानी कि कोई चीज है जो बहुत अनयूजुअल है, यानी कि नॉर्मल है, यूजुअल है, चल रही है, ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी है, डेली की चीज है जिसे आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता है। हाईली अनयूजुअल और हार्ड टू एक्सेप्ट, ठीक है, यानी कि नॉर्मल चीज ऑर्डिनरी है। तो देखते हैं इसका क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है एंडेमिक। एंडेमिक के ना दो रीजन है। अगर मेडिकल कंटेक्स्ट में देखें तो ये किसी डिजीज को डिफर करता है, जैसे कि मलेरिया, इट इज अ डिजीज। और सेकंड ये कुछ कम्युनिटी में कम्युनिटी या किसी पर्टिकुलर एरिया या ग्रुप के लिए ना कुछ स्पेशल होता है, अनयूजुअल होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, तो यहाँ पे तो बोल रहा है कि ऑर्डिनरी है, तो एंडेमिक तो नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट है एरेंट। एरेंट का मीनिंग होता है कंप्लीट। एक बार याद रखना, एरेंट एक नेगेटिव सेंस में जाता है। ये नेगेटिव वर्ड है, जैसे कि आपने सुना होगा लाइक एरेंट नॉनसेंस, एरेंट नॉनसेंस, यानी कि नॉनसेंस है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे एरेंट नेगेटिव में जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। देन नेक्स्ट है आउटलैंडर्स। आउटलैंडर्स का मीनिंग होता है बिजार, यानी कि कुछ बड़ा गड़बड़ हो जाना, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, यानी कि जो यूजुअल नहीं है, ऑर्डिनरी नहीं है, स्पेशल में जा रहा है देखा जाए तो ये भी नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट आएगा पेडेस्ट्रियन, ये इसका राइट आंसर है। इसको याद कैसे करना है, आपने हिंदी में सुना होगा पैदल चलना, तो पैदल चलने से याद कर लो पेडेस्ट्रियन, यानी कि पैदल चल रहा है, जो कि बड़ा कॉमन चीज है, ऑर्डिनरी है, कुछ स्पेशल कोई खास बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जंबल पैराग्राफ है, ए बी सी डी, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस हैं और डी या सी से स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए पढ़ते हैं। डी या सी से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट करते हैं हम। हिल्स बुक आउटलाइंस 13 स्पेसिफिक प्रिंसिपल। कोई हिल है, कोई व्यक्ति है, उनकी जो बुक है वो 13 स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स को बताती है, which he claimed were drawn from the lives of over 500 successful and wealthy men। जिसको क्लेम, जो प्रिंसिपल है 13, उसको ये क्लेम कर रहे हैं कि जो 500 सक्सेसफुल मैन, अमीर आदमी है, उनकी जिंदगी से लिए गए हैं। डिजाइन टू क्रिएट अ फिलोसॉफी ऑफ अचीवमेंट दैट हेल्प्स पीपल बिल्ड वेल्थ। ये किस इसलिए देखिए 13 प्रिंसिपल है जो उन आदमियों से लिए गए जो 500 सक्सेसफुल लोग थे, वेल्थी मैन थे, अमीर लोग थे, रिच लोग थे। किस लिए लिए गए? जिससे कि उनकी अचीवमेंट जो है वो आगे दूसरों की हेल्प कर सके एक वेल्थ लाइफ बनाने में। अमंग दीज प्रिंसिपल्स, ये देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल्स की बात हुई है और यहाँ पे प्रिंसिपल आ रहा है, यानी ए के बाद बी आएगा, ये तो कंफर्म है। ए के बाद बी किस में है? ए के बाद बी एक ही में है, आगे हमें पढ़ने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे तो आगे मत पढ़ना, बट यहाँ पे है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ए के बाद बी है, ये कंफर्म है। देन सी, among these principles are ideas like setting a clear defined goal and dedicating every effort towards reaching it, as well as more mystical concepts such as developing a sixth sense or vibrating at a high frequency to tap into an infinite intelligence that guarantees success। इसके जो प्रिंसिपल्स है उसमें क्या क्या आइडियाज है कि हम कैसे एक क्लियर डिफाइंड गोल और डेडिकेटिंग एफर्ट ट्राई कर सकते हैं सक्सेस के लिए, और सिक्स्थ सेंस की बात भी इसमें कही गई है। देन सी है नेपोलियन हिल्स। हिल्स स्टार्टिंग में आ रहा था, पूरा नाम यहाँ पे नेपोलियन हिल्स, यानी कि जो हमने पढ़ा था सी से ही स्टार्ट होगा, CABD, ये इसका राइट आंसर, आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है। आ जाते 129 पे, समहाउ, मैं यहाँ लिख देती हूँ समहाउ।
It is good that the city traffic has changed dash over the last few years. It is good. ये हमारा मेन क्लॉज है कि बहुत अच्छी बात है कि अच्छी बात है दैट द सिटी ट्रैफिक हैज चेंज डैश ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, यानी कि जो पिछले कुछ साल है उसमें जो ट्रैफिक सिटी ट्रैफिक है वो चेंज हुआ है। कितना चेंज हुआ है, इसमें डिग्री आ रही है, डिग्री पूछ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि बताना है ना कितना चेंज हुआ एक एक्सटेंट तक, डिग्री तक। तो फर्स्ट ऑप्शन है समवॉट। समवॉट इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये बताता है कि कितना एक्सटेंट तक है, डिग्री बताता है, ये इसका राइट आंसर है। बाकी देखते हैं कि बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। देन नेक्स्ट है समथिंग। समथिंग पहली बात तो ये नाउन है या प्रोनाउन है? लेकिन यहाँ पे हमको नाउन या प्रोनाउन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे वर्ब का मॉडिफायर चाहिए। चेंज हुआ है, ये वर्ब है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब। तो नाउन या प्रोनाउन की हमें जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट है समवेयर। वेयर किसके लिए यूज होता है, प्लेस के लिए। क्या हमको नहीं पता यहाँ पे सिटी ट्रैफिक है, जगह ऑलरेडी बता रहा है। समवेयर यानी कि किसी जगह, यहाँ पे किसी जगह का सेंस नहीं है तो समवेयर नहीं हो सकता। देन फोर्थ था समहाउ। समहाउ का मीनिंग है हाउ किसके लिए यूज होता है, हमने सुना है ना, हाउ आर यू, कैसे हैं, यानी कि इन अ सम वे। समवॉट एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है और समहाउ एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है। हमें यहाँ पे डिग्री चाहिए, कितना चेंज हो गया ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, समवॉट। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिनोनिम बताना है डिलेक्टेबल का। सॉरी, कॉल की वजह से हो जाता है। We were on 130. डिलेक्टेबल का मीनिंग पूछा है। डिलेक्टेबल इट मीन्स कोई चीज जो काफी अच्छी है, डिलाइट है। बेसिकली ये फूड के सेंस में आता है, जो काफी टेस्टी होता है, ऐसा खाना जो बहुत टेस्टी है, डिलीशियस है। डिलीशियस की स्पेलिंग भी आ जाती है, डिलीशियस है, स्पेशली खाने के लिए यूज होता है। रिस्पेक्टेबल जिसमें लाइक सम्मानीय योग्य, तो उसका यहाँ पे सेंस नहीं। फ्लैट मीन्स डल, जो डल है, फ्लैट है, कुछ खास नहीं है। और एक डल के लिए क्या यूज होता है, मुंडेन, MUNDANE, मुंडेन। तो ये भी नहीं हो सकता। घैसली मीन्स ऐसी चीज जो बहुत टेरिफाइंग है, डरावनी है, हॉरर है, स्ट्रेंज है, तो ये भी नहीं बनेगा। प्लीजेंट, प्लीजेंट लाइक ये भी इसका पूरा सिनोनिम नहीं है, लेकिन एक ऐसा देखना होता है जो उसके नजदीक हो। प्लीजेंट पॉजिटिव सेंस में आता है, जो कोई चीज अच्छी है, डिलाइट है, ठीक है। इंजॉयफुल है, बेसिकली प्लीजेंट का होता है इंजॉयफुल। आपने सुना होगा ना, प्लीजेंट मॉर्निंग, यानी कि इंजॉयफुल मॉर्निंग। तो नेक्स्ट है 131 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है। पैसेज को पढ़ लेते हैं अच्छे से, टाइम नहीं लगता। Taking a dip in a very cold water for several hours a week is good for our health. यानी कि ठंडे पानी में डिप यानी डुबकी लगाना,
ठंडे पानी में डुबकी लगाना कुछ घंटों के लिए हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। यानी कि अगर हम एक हफ्ते में कुछ घंटे के लिए ठंडे पानी में डुबकी लगाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। रिसर्चर्स इन द यूके लुक्ड इनटू द बेनिफिट्स ऑफ कोल्ड वाटर इमर्शन थेरेपी। जो यूके के रिसर्चर्स हैं उन्होंने बेनिफिट्स बताए हैं कुछ जो हम कोल्ड वाटर इमर्शन या जो कोल्ड वाटर में रहने के, कोल्ड वाटर इमर्शन थेरेपी यानी कि ठंडे पानी में डुबकी लगाने, इसको एक थेरेपी का नाम दिया गया है। उसके कुछ बेनिफिट्स बताए, फायदे बताए। क्या फायदे बताए हैं? दे फाउंड इट कुड बेनिफिट आवर कॉग्निशन, स्लीप क्वालिटी एंड वेलबींग। उन्होंने ये पाया कि इस डुबकी के फायदे क्या है, हमारे कॉग्निशन, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, हमारे दिमाग के लिए, और जो हमारे सोने की क्वालिटी और हमारी हेल्थ, पूरा वेलबींग है, उसके लिए फायदेमंद है। The researchers studied 13 test participants who were dunked in 10 degrees Celsius water for 10 minutes 3 times a week for 4 weeks. इन्होंने क्या किया इस स्टडीज के लिए? उन्होंने 13 लोगों को चुना, 13 पार्टिसिपेंट को चुना। उन लोगों को 10 डिग्री सेल्सियस वाटर में डुबोया गया 10 मिनट के लिए, हफ्ते में 3 बार, 4 हफ्तों के लिए। ठीक है। The lead researcher said the cold water therapy could help with a number of positive physiological and psychological changes linked to improvement in overall general health and well-being. जो लीड रिसर्चर्स थे उन्होंने कहा कि कोल्ड वाटर जो थेरेपी है वो फिजियोलॉजिकल किसे कहते हैं? शरीर को, और साइकोलॉजिकल कहते हैं दिमाग को। कि जो कोल्ड वाटर थेरेपी है वो फिजियोलॉजिकल यानी कि हमारी बॉडी, और साइकोलॉजिकल यानी कि हमारे ब्रेन, दोनों में पॉजिटिव चेंजेस लाती है, जिससे क्या होता है हमारी ओवरऑल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। आगे देखते हैं। कोल्ड वाटर इमर्शन इज यूज्ड इन मैनी फील्ड्स फॉर इट्स हीलिंग बेनिफिट। जो कोल्ड वाटर की जो इमर्शन की जो थेरेपी थी उसको अलग अलग फील्ड्स में इसके हीलिंग बेनिफिट्स के लिए यूज किया जाता है। फॉर डिसेंस Ice baths have helped to speed the recovery of athletes following energy sapping performance. इसमें बोल रहे हैं कि सालों से यानी बहुत टाइम से, दशकों से जो एथलीट है, एथलीट कौन होते हैं? जो गेम खेलते हैं, वो क्या करते हैं? एनर्जी स्नैपिंग परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि जब वो स्पोर्ट्स में होते हैं, खेल खेलते, तो उससे उनको थकान होती है, उस थकान को दूर करने के लिए आइस बाथ लेते हैं। ये आपने सुना भी होगा ना कि बर्फ के अंदर नहाते हैं लोग, थकान दूर हो जाती है, ऐसा सुना है। The researchers said, और रिसर्चर्स ने कहा 2 weeks of regular therapeutic cold water immersion improved subjective sleep with fewer sleep disturbance. अगर 2 हफ्तों तक हम रेगुलर कोल्ड वाटर की जो थेरेपी है उसको ले तो क्या कर सकते हैं? इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे सोने के पैटर्न को, हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स को। टेकिंग कोल्ड वाटर बाथ फॉर हेल्थ पर्पस इज ऑलरेडी अ कॉमन प्रैक्टिस। जो कोल्ड वाटर बाथ जो हम लेते हैं फॉर हेल्थ पर्पस से ऑलरेडी कॉमन प्रैक्टिस है। एट द न्यू ईयर पीपल वर्ल्ड वाइड स्विम इन आइसी सीज एंड लेक्स। जब न्यू ईयर आता है, नया साल आता है, तो पूरे देश भर में लोग क्या करते हैं? जो आइसी सीज है वहां पे तैरते हैं, आइसी सीज है, आइसी लेक्स है, वहां पर तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। इन जापान में बाथर्स रिफ्रेश देयर बॉडीज बाय डिपिंग इन एंड आउट ऑफ हॉट एंड कोल्ड बाथ। दिस इज अ ट्रांजिशन कोल्ड टोटो नो यू। जापान में बोल रहे हैं कि जैसे 2 बात है, एक कोल्ड एक हॉट है, वो पहले कोल्ड में जाएंगे, फिर हॉट में जाएंगे, फिर कोल्ड में जाएंगे, फिर हॉट वाटर में जाएंगे। इस ट्रेडिशन को बोला गया है टोटो नो यू। अब क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज दिस इंफॉर्मेशन इन द पैसेज रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन? ये जो इन्फॉर्मेशन दी है पैसेज में हमारी रियल लाइफ सिचुएशन से कैसे रिलेट करती है? ऑप्शंस पढ़ते हैं। It proves that only professional athletes should try cold water therapy. ये प्रूव कर रहा है कि जो सिर्फ एथलेट है उनको कोल्ड वाटर थेरेपी यूज करने के चाहिए, लेकिन इसमें सभी की बात की गई थी तो ये नहीं हो सकता। It explains why people in different cultures and professions use cold water immersion for health benefits such as muscle recovery, relaxation and improved sleep. इस बारे में बात की गई है। आगे देखते हैं। It suggests that hot baths are more beneficial than cold water therapy. नहीं, इस पैसेज में स्पेशली कोल्ड वाटर के बारे में बताया गया। It warns against the danger of swimming in cold water. ये यहाँ बेनिफिट की बात की गई थी, ना कि डेंजर्स की। तो आंसर क्या होगा? सेकेंड।
एक बार पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन जल्दी होते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर यूज्ड इन द स्टडी। हमने पढ़ा था 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 10 डिग्री सेल्सियस। आगे आते हैं 133 पे। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? सेकेटिव, एंक्रिटिकल, कैजुअल एंड ह्यूमरस, इंफॉर्मेटिव एंड ऑब्जेक्टिव, इमोशनल और परसुएसिव। इमोशनल की बात नहीं थी, कोई सेकेस्टिक नहीं थी, किसी को टोंट नहीं मारा गया था। कैजुअल एंड ह्यूमरस, जो ह्यूमरस है ये एक्चुअली फनी वे में होता है, कुछ मजाकिया वे में कहना, तो यहाँ कुछ मजाक की बात नहीं थी। इंफॉर्मेटिव था, फैक्चुअल बातें थी, और ऑब्जेक्टिव था, न्यूट्रल था, स्टडी बेस्ड था। तो आंसर क्या होगा? सी। आगे आते 134 पे। हाउ इज द पैसेज स्ट्रक्चर? पैसेज को कैसे स्ट्रक्चर किया गया? इट एक्सप्लेन्स द डेंजर्स ऑफ कोल्ड वाटर इमर्शन बिफोर लिस्टिंग रीजंस व्हाई इट शुड बी अवॉइडेड। क्या कहीं भी अगर हमें उसकी बॉडी स्ट्रक्चर नहीं पता, क्या कहीं भी डेंजर की बात की गई है कोल्ड वाटर की? नहीं। इट फॉलोज द कोज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर शोइंग हाउ कोल्ड वाटर इमर्शन लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। It introduced the concept of cold water immersion, present research, yes। पहले उन्होंने बताया कि cold water immersion है क्या, फिर जो रिसर्च है वो क्या कहती है, देन प्रैक्टिकल डिस्कस इन्होंने किए थे। तो आंसर क्या होगा? 3 ही होगा। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू प्रैक्टिस कोल्ड वाटर थेरेपी। क्या आपको कहीं भी स्टेप बताए गए कि पहले आप एक बाथ टब लो, उसमें आइस डाल लो? नहीं। आंसर क्या होगा? 3। देन 135। What can be inferred about the effect of cold water immersion? जो cold water immersion है उस पर क्या inferred हो सकता है? It has no real scientific backing and is only a tradition। ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने साइंटिफिक रीजन बताया था इसका। It is only beneficial when combined with hot water therapy। नहीं, इन्होंने कहा था कि कोल्ड वाटर थेरेपी फेमस है। जो कंबाइंड वाली बात है, जापान में ट्रेडिशन है, जस्ट नॉलेज दी थी इन्होंने। It is a dangerous practice that should only be done by trained athlete। ऐसा भी नहीं कहा गया था। It may contribute to better sleep and mental clarity over time। ये इसका आंसर है। इनकरेक्टली वर्ड दिखाना है, सीधा ऑप्शन पे आते हैं। तो फर्स्ट है एनेक्रोनिस्टिक। एनेक्रोनिस्टिक इसका मीनिंग होता है आउटडेटेड। कोई चीज है जो आउटडेटेड है, पुराने जमाने की है, आज के टाइम पे सही नहीं भेजती और सही नहीं बैठती, आउटडेटेड है, ओल्ड फैशन है। ये स्पेलिंग गलत है, इसकी जो सही स्पेलिंग है वो है एनेक्रोनिस्टिक। इसके बाद टी भी आएगा, एनेक्रोनिस्टिक। ठीक है, देन बाकी के मीनिंग देखते हैं। बाकी के क्या मीनिंग है? हर्मेन्यूटिकल का क्या मीनिंग है? ये एक्चुअली जो हमारी होली बुक्स होती है, यानी कि रिलीजियस बुक, उस बुक के टेक्स्ट को एक्सप्लेन करता है, उसको कहते हैं हर्मेन्यूटिकल, बेसिकली एनालिटिकल। ठीक है, देन नेक्स्ट है, ये स्पेलिंग सही है। देन नेक्स्ट है टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल का क्या मीनिंग है? जो गोल ओरिएंटेड हो। टेलियोलॉजिकल मीन्स गोल ओरिएंटेड हो, इंटेंशनल हो, आप जानबूझ के कर रहे हैं ये काम, पर्पसफुल हो। देन नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग है किसी भी लाइक ये एक एक्चुअली मेथड के लिए यूज होता है। टीचिंग फील्ड में अगर आप लाइक टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो आपने पढ़ा होगा ह्यूरिस्टिक। ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन को कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को। आगे आते हैं 137 पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स नीडेड फॉर और कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। यानी कि किसी एक्टिविटी को करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट की नीडेड है, उसको क्या कहते हैं? पैराफर्मेलिया। पैराफर्मेलिया, ये स्पेलिंग गलत है इसकी, पैराफर्नेलिया होगा, पैराफर्नेलिया। ये मुझसे टाइपिंग एरर होगी, एन आएगा यहाँ पे। ठीक है,
पैराफर्नेलिया, यही इसी को बोलते हैं कि किसी एक्टिविटी को करने के लिए जो टूल्स इक्विपमेंट चाहिए होते हैं उसे कहते हैं पैराफर्नेलिया। इसके सिनोनिम क्या हो सकता है? इक्विपमेंट, किट, एसेसरीज। ठीक है, बाकी ये देखते हैं पैलेंस। पैलेंस का क्या मीनिंग है यहाँ पे? ठीक है, हमारी अलग अलग लैंग्वेज है, सिर्फ हमारी नहीं, साइंस और मैथमेटिक्स। अगर आप लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की बुक देखेंगे तो उसमें एक ही वर्ड होगा जिसके मीनिंग अलग अलग होंगे। साइंस में उस वर्ड का पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग अलग होगा, और मैथमेटिक्स में अलग होगा, इंग्लिश में अलग होगा। ठीक है, तो जो डिफरेंट लैंग्वेज में टर्मिनोलॉजी होती है उसे कहते हैं पैलेंस। नेक्स्ट है पैट्रिसाइड, यानी कि खुद के फादर का मर्डर करना, किलिंग वंस फादर। नेक्स्ट है ओरिगेमी, ये जापान में एक एक्टिविटी होती है, वहां के बच्चे करते हैं पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी। उसे कहते हैं ओरिगेमी। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन टैग बना है द न्यू पॉलिसी वुड नॉट बी फुली इम्प्लीमेंटेड अंटिल द नेक्स्ट ईयर। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव जाएगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा? विल इट, पॉजिटिव। आगे आते हैं 138 पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। A place where young babies and children are cared for during the working day, एक ऐसी जगह जहाँ पे चिल्ड्रन और यंग बेबीज को रखा जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे बॉडीज को बर्न किया जाता है। एक्चुअली इट इज अ फनरल होम। यहाँ पे बॉडीज, जो डेड बॉडीज होती हैं उनको जलाया जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाट क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम। देन नेक्स्ट है जिम्नेशियम। जिम आ रहा है, आप लोग करते होंगे जो हेल्थ कॉन्शियस है, जिम यानी कि जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, एक्सरसाइज होती है, जिम ट्रेनिंग होती है। इट कैन बी योर, जहाँ पे आप एक्सरसाइज करने जाते हैं शाम को, जिसको जिम कहते हैं नॉर्मली, वो भी हो सकती है। दैट्स कॉल्ड जिम्नेशियम, जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जाती है। क्रिश है, ये इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट है हज। हज क्या होता है? ये केज होता है, एक पिंजरा होता है जिसमें जो छोटे से लाइक जो छोटे जानवर होते हैं जैसे कि रैबिट, इनको रखा जाता है। दैट्स कॉल्ड हज। देन नेक्स्ट है पैराग्राफ है DDAB, यानी सी से नहीं होगा। चलिए पढ़ के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन 2021 द यूनाइटेड नेशंस फूड सिस्टम समिट ओपन द डायलॉग बिटवीन स्टेक होल्डर्स फ्रॉम मल्टीपल फील्ड्स एंड encouraged national actions to transform the food system. Most recently, the 28th Climate Conference of Parties resulted in a declaration on sustainable agriculture, resilient food systems and climate action. फॉर एग्जाम्पल की बात हो रही है, यानी कि उदाहरण के लिए। इसका मतलब है इससे पहले कोई और बात कही गई है। ए से तो नहीं हो सकता, ए के ऑप्शन हम काट देंगे। ए से ए के ऑप्शन है, ये कट जाएगा। बाकी के देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि उदाहरण के लिए फॉर जो यूनाइटेड नेशन था उसने 2021 में क्या किया था? यूनाइटेड ने फूड सिस्टम समिट ओपन की थी जिसमें डायलॉग हुए थे, बातचीत हुई थी, किसके बीच में? स्टेक होल्डर के बीच में और अलग अलग फील्ड के लोगों से बीच में, जिससे वो इंकरेज कर सके नेशनल एक्शन टू ट्रांसफॉर्म द फूड सिस्टम, जिससे जो फूड सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म हो सके। मोस्ट रिसेंटली अभी हाल ही में द 28th क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जो 28th क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई ऑफ पार्टीज, उसमें क्या रिजल्ट आया है कि रिजल्टेड इन अ डिक्लेरेशन ऑफ ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिसाइलेंट फूड एंड सिस्टम एंड क्लाइमेट एक्शन। उसमें रिजल्ट किसमें क्या है? एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे जिसमें फूड सिस्टम पे फोकस और क्लाइमेट एक्शन भी हो।
आगे 20 पढ़ते हैं। ए से नहीं होगा। आर हेल्थ एंड एक्टिव लाइफ क्रिटिकली डिपेंड ऑन न्यूट्रियस फूड। हमारी जो हेल्थ है और जो हमारी एक्टिव लाइफ है वो किस पर डिपेंड करते हैं? अच्छे भोजन पे, न्यूट्रियस फूड पे। While agriculture and food production increased over the past decades, millions of people are still unable to meet their dietary needs, starkly contrasting the overconsumption and the enormous amount of food wasted daily. जो हमारा जो एग्रीकल्चर है और जो फूड प्रोडक्शन है वो हर बार बढ़ते ही जा रहा है, फिर भी क्या हो रहा है? बहुत सारे लोगों को ना उनकी डाइटरी नहीं मिल पा रही है, खाना नहीं मिल रहा। और कुछ जगह क्या हो रहा है? ओवर कंजप्शन हो रहा है चीजों का, जिससे कि जो खाना है वो बहुत सारी मात्रा में वेस्ट हो रहा है। देखो बी से स्टार्ट हो रहा है। बी से कितने ऑप्शन थे एक बार देखते हैं। बी से एक ही ऑप्शन है, बी से ही स्टार्ट होगा। आगे देखते हैं क्यों नहीं होगा। देखो डी से क्यों नहीं स्टार्ट होगा। डी में बोल रहे वाइल पॉलिसी, वाइल डीज की बात हो रही है, हमें नहीं पता डीज किसके लिए यूज हो रहे हैं, तो आंसर डी से नहीं था, डी से स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। ए हम पहले ही कर चुके थे तो बचा क्या? बी। पूरे पढ़ने की नीड नहीं है। आगे आते 140 पे। इसमें भी जंबल पैराग्राफ है, ए बी सी डी, ए सी डी, यानी बी से स्टार्ट नहीं होगा, तो पढ़ते हैं। इन स्टार्स यानी जो तारे हैं, that are about 1.3 times bigger than the sun. The CNO cycle derives the creation of energy. The CNO cycle also converts hydrogen to helium, but relies on carbon, nitrogen and oxygen to do so. यानी कि जो स्टार्स है वो क्या सन से ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा? 1.3 टाइम्स बड़ा है। तो एनर्जी then derives the question of energy. जो स्टार्स है सन से लगभग 1.3 टाइम्स बिगर है, ठीक है। द सीएनओ साइकिल डिराइव्स द क्रिएशन ऑफ एनर्जी। तो जो सीएनओ साइकिल है उसी से जो एनर्जी है उसको बनाने का प्रोसेस होता है। द सीएनओ साइकिल ऑल्सो कन्वर्ट्स, जो सीएनओ साइकिल है वो क्या कन्वर्ट करती है? हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट करती है, हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करती है। बट लेकिन रिलाइज ऑन कार्बन, लेकिन ये कार्बन पर डिपेंड होती है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सीएनओ साइकिल के बारे में बता रहे हैं। सीएनओ साइकिल क्या होती है यहाँ एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं, हमें बस देखना है क्या है, ठीक है। जो सीएनओ साइकिल है ये हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर रही है, लेकिन ये खुद कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे रिलाई होती है। ए से तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या सेंटेंस बन रहा है क्या नहीं बन रहा। बी पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस नोन एज पीपी, प्रोटॉन चेन रिएक्शन, emits an enormous amount of energy. In its core, the sun fuses about 620 million metric tons of hydrogen and every second. बोलने की जो प्रोसेस है वो पीपी कहलाता है। कौन सा प्रोसेस? अभी ए में तो हमने सीएनओ की बात की थी, सीएनओ साइकिल की, कोई प्रोसेस उसमें नहीं था। कौन सा प्रोसेस? बी से तो बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन हिंदी देखते हैं। ये जो प्रोसेस है इसको पीपी चेन रिएक्शन कहते हैं। ये क्या करता है? एमिट्स एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इन इट्स कोर द सन फ्यूजेस अबाउट 620 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ हाइड्रोजन एवरी सेकेंड। इसमें जो सन की फॉर्म है ना, हर सेकेंड में तकरीबन 620 मिलियन मेट्रिक टन हाइड्रोजन फ्यूज होते हैं, ठीक है, और हीलियम बनाते हैं। आगे देखते हैं सी द पीपी चेन रिएक्शन। अभी हमने उसमें पढ़ा था ना, उसमें बताया था कि पीपी चेन रिएक्शन होता है, और इसमें भी बोल रहे थे पीपी चेन रिएक्शन, यानी कि बी पहले आएगा। बी पहले आएगा क्योंकि हमने बताया कि पीपी इसको पीपी चेन रिएक्शन कहते हैं, और थर्ड में भी पीपी चेन रिएक्शन का नाम आया है। बी के बाद सी है, ये तो कंफर्म है। क्या डी में चेन रिएक्शन के बारे में? नहीं, बी के बाद सी है, इट इज कंफर्म। ऑप्शन में देखते हैं बी के बाद सी कहाँ है। BC, यानी कि 1 और 3 कट गया, सेकंड और फोर्थ में बचा। देखते हैं ए से स्टार्ट होगा जो हम पढ़ चुके हैं, या डी से स्टार्ट होगा। द पीपी चेन रिएक्शन occurs in other stars that are about the size of our sun.
जो पीपी चैन रिएक्शन है वो अदर स्टार्स में भी होता है, जिसका साइज क्या है हमारे सन की जितना है, और अभी भी हमें नहीं पता पीपी चैन रिएक्शन क्या है। एंड प्रोवाइड्स देम विद कंटिन्यूअस एनर्जी एंड हीट, जो कि उनको कंटिन्यूसली एनर्जी और हीट प्रोवाइड करता है। द टेम्परेचर फॉर दीज स्टार्स इज अराउंड 4 मिलियन डिग्री ऑन द केल्विन स्केल। जो टेम्परेचर है स्टार्स का उसका क्या होता है 4 मिलियन डिग्री होता है केल्विन स्केल का, अबाउट 4 मिलियन डिग्री सेल्सियस। देन नेक्स्ट पे सोलर एनर्जी इज क्रिएटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। जो सोलर एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से क्रिएट होती है, दैट टेक्स प्लेस इन द सन, जो कि किस में होता है सन में होता है। फ्यूजन अक्यूर्स व्हेन प्रोटॉन्स की बात हम पहले कर चुके हैं ना, बी में पीपी क्या था, प्रोटॉन्स था। प्रोटॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वोलेंटली कोलाइड इन द सन्स कोर एंड फ्यूज टू क्रिएट अ हीलियम एटम। इसमें एक प्रोसेस बता रहे हैं कि जो सन्स फ्यूजन है वो कब अक्यूर होता है, वो कब होता है जब प्रोटॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो कोलाइड करते हैं सन्स कोर से, जिससे फ्यूज होता है और इस फ्यूज से क्रिएट क्या होता है हीलियम एटम। तो पहले ए आएगा, फिर इस प्रोसेस को पीपी कहा गया, बी सी देन डी, सॉरी डी है ये, डी बी सी एंड ए। तो 4 इसका राइट आंसर है। आगे आते हैं 141 पे। द न्यू रिसर्च प्रोटोकॉल ऑफर्स अ रोबस्ट मेथोडोलॉजी। अच्छा, क्वेश्चन देखता है, ये पॉजिटिव है तो सेंस क्या जाएगा नेगेटिव। इसमें वर्ब क्या है ऑफर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। द न्यू रिसर्च प्रोटोकॉल क्या करता है ऑफर्स करता है, ये वर्ब है, और ये वर्ब किस सेंस में जाती है डज के सेंस में। सिंगुलर है इसलिए, अगर प्लूरल होता तो डू होता, सिंगुलर है डज के सेंस में जाएगी, नेगेटिव होगा तो क्या होगा डज नॉट इट। आगे आते हैं अंडरलाइन फ्रेज। Rekha's parents urged her to pursue a career in acting, but it proved to be a damp squib. ये है damp squib, ये हम कर चुके हैं। इसमें बोलना है कि रेखा पेरेंट्स क्या चाहते थे कि जो उनकी बेटी है वो एक्टिंग में करियर बनाए, लेकिन वो एक डैम्प स्क्विब हुआ, यानी कि फेल हो गया। डेट्रीमेंटल, जजमेंटल, सक्सेसफुल या अनइम्प्रेसिव। डैम्प स्क्विब का मीनिंग होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। डिसअपॉइंटिंग है जो आपके एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर रही, तो उसको क्या कहेंगे सक्सेसफुल, जजमेंटल नहीं, अनइम्प्रेसिव। ये इसका राइट आंसर होगा। आ जाते 143 पे, ऑप्शन 2 फिल इन द ब्लैंक्स। द आर्टिस्ट यूज्ड डैश ऑफ द पेंट केयरफुली सिलेक्टेड वाइब्रेंट ह्यूज टू ब्रिंग लाइफ टू द एक्सपेंसिव म्यूरल ऑन द वॉल। इसमें बोल रहे हैं कि जो आर्टिस्ट है उसने क्या कुछ अमाउंट है ऑफ द पेंट केयरफुली सिलेक्टिंग वाइब्रेंट ह्यूज टू ब्रिंग लाइफ टू द एक्सपेंसिव म्यूरल ऑन द वॉल। जो एक्सपेंसिव म्यूरल है वॉल में जो लगी है उसके पेंटिंग के लिए उसने क्या किया है, एनी ऑफ द पेंट, फ्यू ऑफ द पेंट, नन ऑफ द पेंट या फिर मच ऑफ द पेंट। ये पेंट की क्वांटिटी बता रहे हैं कि किस तरह का पेंट उसने यूज किया है। एनी मीन्स कोई भी का सेंस यानी मतलब फ्यू नेगेटिव में जाता है, ये भी नहीं बनेगा, और नन मतलब कोई भी नहीं, फिर भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा मच। दैट इज यूज्ड मच ऑफ द पेंट। मच यहाँ क्वालिटी को डिफर कर रहा है, अनकाउंटेबल नाम, ठीक है। आगे आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स है। His dash attitudes towards challenges and dash perseverance led to his remarkable success in the business world. उसका कैसा एटीट्यूड था, जो भी चैलेंज के जो टुवर्ड्स चैलेंज के प्रति थे, उसके एटीट्यूड ने उसको सक्सेस दी बिजनेस वर्ल्ड में। देखते हैं क्या आएगा इसमें, फ्लेक्सिबल एंड ऑब्स्टिनेट। फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला और ऑब्स्टिनेट मीन्स जिद्दी का और क्या सिनोनिम होते हैं स्टबबॉर्न। यहाँ देखो फ्लेक्सिबल तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है कि हाँ अडेप्शन जल्दी कर रहा है चीजों को, लेकिन स्टबबॉर्न ऑब्स्टिनेट ये एक नेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि जिद्दी होना, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एडेप्टेबल एंड रिजिड। एडेप्टेबल एक पॉजिटिव है,
की सिचुएशन है उसमें जल्दी से अडेप्ट हो रहा है, लेकिन रिजिड यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। सिचुएशन कैसे भी है उसके अकॉर्डिंग आपका प्लान चेंजेस होने चाहिए। टफ एंड इनफ्लेक्सिबल, टफ जो है पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इनफ्लेक्सिबल भी परसेवरेंस में रिलेट नहीं कर रहा, तो ये भी नहीं सकता। रिसाइलेंट एंड अनयील्डिंग, ये भी बेस्ट हो सकता था, लेकिन हमारे पास फोर्थ बेस्ट ऑप्शन है रिसाइलेंट। रिसाइलेंट का क्या मीनिंग है? जो लोग अगर तुम्हारे पास जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, रिसाइलेंट यानी कि जो पॉजिटिव रहते हैं, कुछ भी चल रहा है, कैसे भी सिचुएशन चल रहा है, लेकिन हम पॉजिटिव रहेंगे, ऑप्टिमिस्ट रहेंगे। देन नेक्स्ट है अनयील्डिंग। अनयील्डिंग वो लोग होते हैं जो कभी भी गिव अप नहीं करते, दे डू नॉट गिव अप। सिचुएशन कैसी भी होगी उससे फाइट करनी है, फाइट के लिए जैसे में बार बार आता है कॉम्बैट। सिचुएशन कैसे भी उससे फाइट करनी है, गिव अप नहीं करना। देन नेक्स्ट है 145 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। फर्स्ट वर्ड है एक्विसेंस, ये स्पेलिंग गलत है, इसका करेक्ट स्पेलिंग है ACQUIESCENCE। ACQIEESCENCE, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जब आप किसी चीज को अग्री कर लेते हैं विदाउट प्रोटेस्ट। ओके, देन नेक्स्ट है सोवेनिटी, इसकी स्पेलिंग सही है। प्रेसिडेंट, इसकी स्पेलिंग भी सही है। एंड प्रेसिपिटुअस, इसकी स्पेलिंग भी सही है। एक बार इनकी मीनिंग देख लेते हैं सबके। इसका मीनिंग होता है अथॉरिटी, यानी कि जो पावर में है, जिसकी सत्ता चल रही है। इसमें देखिए सिडेंट्स आ रहा है, इसके पहले पी आ रहा है, पी यानी कि अर्लियर, जो पहले होता था, यानी कि जो पहले के एग्जाम्पल होते थे, अर्लियर इवेंट्स। देन नेक्स्ट है प्रेसिपिटस, इसका मीनिंग होता है कोई चीज है जो बहुत ज्यादा अचानक हो रही है, सडन हो रही है, ड्रामेटिक हो रही है, अचानक से हो जाना। देन नेक्स्ट है 146, इसमें भी स्पेलिंग है। इसमें ये बताना है कि पैराग्राफ में क्या गलत है। फर्स्ट है इनकंट्रोवर्टिबल, इसमें आई आता है, ए नहीं आता। पैराग्राफ में देखते क्या लिखा है? पैराग्राफ में बिल्कुल सही लिखा है, इनकंट्रोवर्टिबल यानी कि जो कंट्रोल में नहीं होता है, यानी इसमें कुछ ऐसे स्पेलिंग देखते जो सही है, ठीक है। इनकंट्रोवर्टिबल बिल्कुल सही है, अनरेबल बिल्कुल सही है। देन अनरेबल का क्या मीनिंग है? ये हमने कुछ गलत काम किया, उसके बाद हमें अफसोस हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अनरेबल्ड। कॉन्ट्रेशन, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसमें डबल एल आता है, ठीक है, ये गलत है, ये भी यहाँ पे गलत है, तो सही क्या है? कॉन्ट्रेशन। कॉन्ट्रेशन का क्या मीनिंग है? लाइक आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिससे आप बहुत ग्लूमी फील कर रहे हैं, ग्लूमी यानी कि सैड, रिमोर्सफुल, ये इसका मीनिंग है। आगे आते हैं 147 पे, इसमें भी स्पेल्ड वर्ड है। सेरेमोनियस की स्पेलिंग देखनी है। सेरेमोनियस कैसे लिखते हैं? CEREMONIOUS, सेरेमोनियस यानी कि सेरेमोनियस। सेकंड भी सही लिखा, फोर्थ भी सही लिख रहा है, यानी कि मुझसे एरर में गलती हुई है, तो ये इसका राइट आंसर है। इसका मीनिंग क्या होता है? आपने सेरेमनी वर्ड सुना होगा, रिंग सेरेमनी, तो क्या होती है? रिचुअल्स होती हैं जो हम करते हैं, तो सेरेमोनियस का मीनिंग क्या होगा? रिचुअली। आगे आते हैं 148 में,
द आर्टिस्ट दैट पेंटिंग वर रिनोड फॉर देयर डेस्ट यूज ऑफ कलर एंड टेक्सचर। जो आर्टिस्ट की जो पेंटिंग्स थी उनको रिनोड किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि उसने जो ट्रेडिशन थे पुराने उसको तोड़ा। किस तरीके से? जिस तरीके से उसमें कलर और टेक्सचर यूज किए गए थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है एवेंट क्रिएट। इसका क्या मीनिंग है? न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल थे तभी तो रिनोड हुए, जो ट्रेडिशन थे उनको ब्रेक किया। एंड अनकन्वेंशनल का क्या मीनिंग है? जो ट्रेडिशन पर बेस्ड, कन्वेंशनल यानी कि ट्रेडिशन, अनकन्वेंशनल जो ट्रेडिशन पे बेस्ड ना हो। द नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल और ऑर्थोडॉक्स यानी कि जो पुरानी प्रथाओं से जुड़े हुए हैं। एब्स्ट्रैक्ट एंड कन्वेंशनल, बात हो रही है अनकन्वेंशनल की, तो ये नहीं हो सकता। इनोवेटिव एंड ट्रेडिशनल भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? 1। आगे आते हैं 149 पे। सिनोनिम बताना है। ऑब्डुरेट का क्या मीनिंग है? जो लोग बहुत ज्यादा ऑब्स्टिनेट होते हैं, जिद्दी होते हैं कि नहीं मैंने ये सोच लिया तो यही होगा, मैं अपना फैसला चेंज नहीं करूंगी। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले विंसम किसे कहते हैं? जो बहुत अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग हो। देन नेक्स्ट है कैप्रिसियस मीन्स जो मूड है, चेंजेस इन मूड, कभी दुखी होना, कभी खुश होना, सडन चेंजेस आते हैं मूड में, उसको कहते हैं कैप्रिसियस। इक्विनोमियस, काम और कंपोस्ट को कहते हैं। उन्होंने पूछा है इंट्रांजिएंट, यानी कि जो अपने फैसले चेंज ना करे, एकदम स्टबर्न हो, जिद्दी हो। आगे बढ़ते हैं 150 पे।